हेलो बच्चों। आई रियली होप आपके एग्जाम जो है बेसिकली वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका डीटी का पेपर होगा और आपको भी पता है कि डीटी का पेपर एक बेसिकली चैलेंजिंग पेपर है, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट पेपर है। तो डीटी के पेपर के लिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे कौन से ऑर्डर में आपको करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आज को तुम लोग को गाइड करूंगा। जैसे ही आप एग्जाम दे के आओगे, अगेन पास्ट पेपर्स मैंने सेंटर पे विजिट किया था, तभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पास्ट पेपर जो बेसिकली मतलब लॉ और एफए का पेपर वो थोड़ा बहुत क्वाइट डिफिकल्ट था। बेटा जो ऑलरेडी पेपर जा चुका है, जो ऑलरेडी पेपर खत्म हो चुका है, उसके बारे में डिस्कशन करके कुछ नहीं होगा। आगे के जो पेपर्स है उसके ऊपर तुम लोग को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मे बी बहुत बार मैंने ऐसे देखा हुआ है कि जो पास पेपर्स मतलब जो स्टूडेंट्स अपियर करके आए वो पेपर्स डिफिकल्ट गए, बाद में उसमें पास होते हैं, लेकिन उसके डिप्रेशन की वजह से जो आगे के पेपर्स है जो उनके प्लस पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली अफेक्ट करके वो पेपर प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पाते। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। पास के पेपर्स कुछ भी होने तो डिस्कशन नहीं करना है, आपके जो अपकमिंग पेपर्स है उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। डायरेक्ट टेस्ट का आप अगर रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते वक्त सबसे पहले पेपर देने के बाद जैसे ही आप घर पे आए, पेपर देने के बाद घर पे आने के बाद थोड़ा सा खाना खा के हल्का सा आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद इमीडिएटली डीटी के अंदर तुम लोग फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ोगे, तो सर ऑर्डर वाइज पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करोगे। रेसिडेंशियल स्टेटस जब भी आप पढ़ रहे हो तभी आपको सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर जो भी अपने कंडीशंस है, लाइक बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशन के बाद जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया हुआ है दैट इज बट थर्ड एक्सेप्शन के अंदर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो वहां पे 182 डेज के अलावा जो 120 डेज का नया कंडीशन इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट वाला, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन दैट, तो आपको वो अच्छे से करके जाना है। सिमिलरली वो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा, मतलब वहां पे इंडियन सोर्सेज का इनकम जो है 15 लाख रुपीज से ज्यादा होगा तो ही वो अमेंडमेंट प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होंगे। प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है डीम रेसिडेंट का, मतलब आप अगर कोई और कंट्री के रेसिडेंट नहीं हो, आप अगर कोई और कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं कर रहे हो और आपको बाय डिफॉल्ट बेसिकली इंडियन सोर्सेस से जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको इंडिया का डीम रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और डीम रेसिडेंट मानने के बाद आप याद रखना वहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ये डीम रेसिडेंट के केसेस में इनको एडिशनल कंडीशन हम लोग वेरीफाई नहीं करते, सीधा इनको बेटा RNNOR मान लिया जाता है, मतलब रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। यहां पे हम लोग एडिशनल कंडीशन अप्लाई करके ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी चेक करते ही नहीं बैठेंगे, सीधा इनको RNNOR जो है बेसिकली वो कंसिडर किया जाएगा। रेसिडेंट स्टेटस आपको सिर्फ कंडीशन पढ़ने, ये अमेंडमेंट पढ़ना है और ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A जो अमेंडेड हुआ है ये आपको पढ़ना है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करो तो जो अमेंडेड वाला पार्ट है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A और वो थर्ड वाला एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आपको आएगा। रेसिडेंट स्टेटस में मैक्स टू मैक्स तुम लोग का 20-25 मिनट्स के अंदर आपको रिवीजन कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में इमीडिएटली तुम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर जाओगे। स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ते वक्त भी आपको सबसे पहले इनकम के अंदर मतलब इंडियन इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है। जैसे हम लोग ने क्लासेस में पढ़ा था फॉरेन इनकम विच इज नॉट अ इंडियन इनकम, वो आपकी फॉरेन इनकम हो जाएगी। इंडियन इनकम मतलब आइदर अक्रू इन इंडिया या रिसीव इन इंडिया या अक्रू एंड रिसीव इन इंडिया जो है बेसिकली वो आपकी इंडियन इनकम होगी। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब इनकम क्या होता है, प्लस अगर आप RNOR हो तो इंडियन इनकम जो है बेसिकली इंडियन इनकम वो तो तीनों को टैक्सेबल होगी, वेदर आप RNOR हो, RNNOR हो या NR हो, तीनों को इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम की अगर बात करें तो फॉरेन इनकम का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर है तो RNOR RNNOR को वो इनकम टैक्सेबल होगी, और अगर कंट्रोल मैनेजमेंट भी आउटसाइड इंडिया है तो सिर्फ और सिर्फ RNOR को वो इनकम क्या की जाएगी, टैक्सेबल की जाएगी। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर तुम लोग वो अपना थियरी जो है बेसिकली वो और उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो हम लोग ने किए थे वो तुम लोग जरूर देखोगे एक बार। जैसे ही आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस आपका कंप्लीट हो जाता है बेटा, तो इमीडिएटली आपको हेड्स उठाने। हेड के अंदर सबसे पहले सीधा ऐसे नहीं कि कैपिटल गेन उठा लिया, हेड्स के अंदर सबसे पहले जो लाइट हेड है लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो तुम लोग करोगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते वक्त आपको ध्यान देना बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में इंटरेस्ट ऑन लोन के जो कंसेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो अपना चार्ट दिया था और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है वो आपको अच्छे से करना है। याद करना इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस में अपना प्रॉपर्टी अगर SOPR है, और याद करो SOPR के अंदर मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज हम लोग SOPR के अंदर क्लेम कर सकते हैं। पहले जो था बेसिकली एक प्रॉपर्टी का था, लेकिन अभी अपने को 2 प्रॉपर्टी जो है वो SOPR के फॉर्म पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन SOPR के केसेस में अगर आपने लोन लिया है और लोन अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए लिया है तो मैक्सिमम 30,000 रुपीज का जो है वो आपको डिडक्शन दिया जाएगा,
और अगर लोन आपने परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया रहेगा तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको चार्ट दिया था वो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जैसे कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के अंदर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जब भी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस साल में हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और पास में जितना भी इंटरेस्ट पे किया था उसका 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो वो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट प्लस नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट आप पढ़ोगे। फिर आप डीएलओपी का कंसेप्ट देखोगे। डीएलओपी में मतलब अगर 2 से ज्यादा आपके पास एसओपीआर है, सपोज आपके पास 3 घर है तो 3 में से कोई भी 2 घर जो है वो एसओपीआर मान लिए जाएंगे एंड रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी जो है वो डीएलओपी मान ली जाएगी। तो इसमें हम लोग ने क्लासेस में क्वेश्चन किया था जहां पे मैंने तुम लोग को एनालिसिस पढ़ा था। 3 प्रॉपर्टी है तो वहां पे मैंने स्टेप के हिसाब से तुम लोग को सॉल्व करना बताया था। स्टेप 1 ऑल द प्रॉपर्टी हम लोग एसओपीआर कंसिडर करेंगे। स्टेप 2 ऑल द प्रॉपर्टीज हम लोग डीएलओपी कंसिडर करेंगे। और स्टेप 3 फिर हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 अगर एसओपीआर है तो हाउस प्रॉपर्टी 3 जो है वो डीएलओपी बन जाएगा। सिमिलरली सेकेंड कॉम्बिनेशन हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड 3 अगर एसओपीआर है तो हाउस प्रॉपर्टी 1 जो है वो डीएलओपी बन जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन आप जरूर देख के जाओगे जो 3 प्रॉपर्टी का हम लोग ने किया था, जहां पे जो भी बेनिफिशियल होगा वो बेनिफिशियल के हिसाब से हम लोग एसओपीआर और डीएलओपी प्रॉपर्टी को कैटेगराइज करते हैं। फिर जैसे ही डीएलओपी हो गया उसके बाद में तुम लोग वीएलओपी भी पढ़ोगे। वीएलओपी के अंदर अगेन जो अपना जीएवी जो है वो जीएवी हमेशा वर्किंग नोट से निकाला जाता है। वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट है तो अपने को नोशनल रेंट का कंसेप्ट वहां पे आएगा। तो एआरआर प्लस नोशनल रेंट जो है बेसिकली वो अगर ईआर से कम है, ईआर से बेसिकली कम है, ईआर ज्यादा बेसिकली, तो वहां पे जीएवी इज इक्वल टू ईआर आएगा। और अगर एआरआर प्लस नोशनल रेंट इफ इट इज ग्रेटर देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू ईआर सॉरी, तो वैसे वाले केस में जीएवी जो है वो आपका एआरआर आएगा। मैं फिर से बोलता हूं एआरआर प्लस नोशनल रेंट इफ इट इज लेस देन ईआर, तो वैसे वाले केसेस में जीएवी जो है बेसिकली वो जीएवी इज इक्वल टू ईआर होगा। एआरआर प्लस नोशनल रेंट जो है इफ इट इज ग्रेटर देन ईआर है तो आपका जो जीएवी है वो आपका एआरआर आएगा। तो वो वर्किंग नोट जो वीएलओपी के अंदर वो तुम लोग जरूर से एक बार पढ़ के जाओगे। और इसके अलावा जो को ओनरशिप है, मतलब अगर मोर देन 1 ओनर है तो वैसे वाले केसेस में आपको नॉर्मल मैनर के अंदर ही सम सॉल्व करना है। ओनली जो फाइनल आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर आपको को ओनर्स के बीच में इन अकॉर्डेंस विद देयर रेशियो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। अच्छा, को ओनरशिप में आपको याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो लिमिट होगा वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का जो लिमिट है वो पर को ओनर के हिसाब से दिया गया है, ना कि पर प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो टोटल इंटरेस्ट में से पर को ओनर को मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का लिमिट जो वो एप्लीकेबल होगा। जैसे ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाता है और एक सेक्शन 27 जो है दैट इज बाय डीम ओनर, वो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आपको एक बार खाली कैजुअल रीड करना है। जैसे ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इमीडिएटली आप दूसरा हेड उठाओगे दैट इज बट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिकली आप करते वक्त अगेन मैकेनिकल टॉपिक है, यहाँ पे उतना कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी करते वक्त अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करूं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपका ग्रेचुटी जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा पेंशन जो है और लीव सैलरी जो है ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिमिलरली अलाउंसेस का जो हम लोग ने मेजर चार्ट पढ़ा था, अलाउंसेस पार्टली एग्जेम्प्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला जो मेजर चार्ट पढ़ा था वो अलाउंसेस वाला चार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं परकिजिट्स की बात करूं, परकिजिट्स की, तो परकिट्स के अंदर मेरा फेवरेट रफा आरएफएफए, रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन। इसके अलावा मोटर कार फैसिलिटी, उसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, एक बड़ा चार्ट दिया था मोटर कार फैसिलिटी का। उसमें जो पार्टली वाला पार्ट है, पार्टली फॉर बिजनेस यूज पार्टली फॉर पर्सनल यूज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके अलावा लीव ट्रैवल कंसेशन जो है, लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर जो अपनी लिमिट्स है मैक्सिमम 2 जर्नी अलाउड इन द गैप ऑफ 4 ईयर्स, वहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। फिर ईसॉप जो है, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहाँ पे कंसेशनल प्राइस पे उनको शेयर्स मिलते हैं, वो वाला वैल्यूएशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी अपने को और नॉर्मली अपने जो फैमिली मेंबर्स है इन इंडिया आउटसाइड इंडिया जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो एक तुम लोग का इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ परकिट्स है, यहाँ पे आपको जो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद में
जैसे ही आपका ये अलाउंसेस, रिट्रेंचमेंट, कॉम्पेंसेशन एंड परक्यूट्स हो जाता है, उसके बाद में हम लोग ने जो मास्टर प्रॉब्लम किया था वो आपको जरूर देखना है। सैलरी में प्लीज ज्यादा ड्रैग मत होना, बेसिकली हर एक कंसेप्ट के सामने सम करने मत जाना, अदरवाइज टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। आपको पहले पूरा जो थियरी है वो थियरी फट 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 रिवाइज करना है, और उसके बाद में जो लास्ट में बेसिकली हम लोग ने जो मास्टर प्रॉब्लम किए थे जहां पे सारे मेजोरिटी एडजस्टमेंट कवर होते हैं, वो मास्टर क्वेश्चन जो है वो आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सैलरी आपका हो गया, सैलरी के बाद बेटा आप उठाओगे दैट इज बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की अगर बात करो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के केसेस में आप गिफ्ट वाला जो प्रोविजन है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 वाला जो गिफ्ट वाला मैंने तुम लोग को चार्ट दिया था वो आपको अच्छे से करके जाना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो मेजर अमेंडमेंट आया उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड पहले जो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अभी डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड से भी अगर आपको कोई इनकम मिलती है तो वो म्यूचुअल फंड से इनकम आपके हाथ में जो मिलेगी वो आपके हाथ में क्या की जाएगी, टैक्सेबल की जाएगी। और सिमिलरली डिविडेंड और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको डिडक्शन के फॉर्म पे अलाउ किया जाएगा, दैट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। तो सेक्शन 57 में जब भी हम लोग डिडक्शन लेंगे तो डिडक्शन लेते वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन दिया जाएगा, दैट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस दिए रहेंगे डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम रिलेटेड, जैसे कि डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस या म्यूचुअल फंड के ब्रोकर का कुछ ब्रोकरेज या कमीशन दिया रहेगा, तो वो एक्सपेंसेस आपको इग्नोर करने, सिर्फ एक एक्सपेंसेस अलाउ किया जाएगा दैट इज बट इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है। अच्छा, डीम डिविडेंड की अगर बात करो तो डीम डिविडेंड के अंदर आपको सारे सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेक्शन 222E दैट इज बट क्लोजी हेड कंपनी वाला लोन वाला जो प्रोविजन था वो भी एक पढ़ लोगे तो भी इनफ है। बेसिकली डीम डिविडेंड के अंदर क्लॉज A B C D वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लॉज E इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ोगे। 222E के अंदर जो क्लोजी हेड कंपनी जहां पे अपना 10% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, वहां से अगर लोन लिया है तो वो लोन आपके हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला, वो कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपका हो गया, उसके बाद में तुम लोग उठाओगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन बेसिकली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल इसमें कई सारी दिक्कत आती है। सो डोंट वरी, कैपिटल गेन के अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप चार्जिंग सेक्शन 45 आप ये पढ़ोगे, उसके अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट जो है, उसके बारे में ट्रांसफर क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन कौन से है, वो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, बेसिकली वो आपको पढ़ना है। फिर 45 के सीरीज में 45(2) जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो जिस साल में कन्वर्ट हुआ उस साल में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी सेल करोगे उस साल में आपको टैक्स पे करना है। तो उसमें भी अगर पार्ट सेल किया रहेगा तो पार्टली कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये 45(2) जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है। इसी के साथ मिलता हुआ सेक्शन 28 क्लॉज 6 से भी क्या था, उल्टा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट्स। तो स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल असेट्स में कन्वर्ट करोगे तो इमीडिएटली जैसे ही कन्वर्ट किया पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, और फ्यूचर में जब भी आप कैपिटल असेट्स बेचोगे तो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। तो ये दो सेक्शंस पैरेलल में आपको इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपको पढ़ने। फिर नेक्स्ट सेक्शन 45(5) जो है दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट, जहां पे कॉम्पेंसेशन जब भी आपको रिसीव होगा तभी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अगेन इनिशियल कॉम्पेंसेशन में जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तभी पूरा टैक्सेबल होगा। एनहांस कॉम्पेंसेशन में एज एंड व्हेन रिसीव होते जाएगा तभी आपको टैक्सेबल होते जाएगा। और इसके लिए डीले के लिए अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रिमेनिंग अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये आपको 45(5) प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला लिंक का प्रोविजन यहां पे पढ़ना है। फिर सेक्शन 45(5) होने के बाद नेक्स्ट तुम लोग सेक्शन 47 दैट इज बट एग्जेम ट्रांसफर वाला पढ़ोगे। एग्जेम ट्रांसफर के अंदर भी सिर्फ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस वाला प्रोविजन तुम लोग को पढ़ना है। फिर आप सेक्शन 49(1) पढ़ोगे। 49(1) मतलब अगर गिफ्ट अगर ट्रांसफर किया रहेगा तो वैसे वाले केसेस में मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी का जो केस लॉ का रेफरेंस लिया था वो नॉर्मली हम लोग एवरीथिंग इज पो कॉस्ट, पीरियड, इंडेक्सेशन, प्रीवियस ओनर वो तुम लोग को नॉर्मली अच्छे से पढ़ना है। फिर सेक्शन 50 के अंदर जाना। 50 के अंदर बात करो तो सेक्शन 50B एंड 50C। 50B दैट इज बट स्लम सेल। स्लम सेल में याद रखना वो इंडेक्सेशन अगर दिया भी रहेगा तो भी याद रखना इंडेक्सेशन यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता।
स्लम सेल जब भी आप होल अंडरटेकिंग सेल करते हो, जो भी आपका लमसम प्राइस मिलेगा वो आपका एफओसी हो जाएगा, वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 50C वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, जो टॉलरेंस बैंड था जो पहले 5% हुआ करता था वो अभी 10% ऑफ एग्रीमेंट प्राइस है, तो वो आपको याद रखना है। 50C बेसिकली इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट हुआ है, इसकी वजह से आपको अच्छे से करके जाना है। फिर नेक्स्ट 54 की अगर बात करो तो सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 दैट इज घर के बदले घर लेना है। उसके अलावा सेक्शन 54F दैट इज फकीर वाला, मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपने बेचा उसके सामने आपने ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया है। फिर 54EC दैट इज रिबट बॉन्ड्स वाला। ये 3 सेक्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आई एडवाइज अगर कोई कैपिटल गेन छोड़ रहा है तो प्लीज़ छोड़ो मत, एटलीस्ट इतने जो सेक्शंस है ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ये आपको अच्छे से करना है। अच्छा, इसके अलावा शेयर्स का कैलकुलेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये भी आपको शेयर्स का कैलकुलेशन अच्छे से करना है। शेयर्स के कैलकुलेशन में अगर बात करो तो लिस्टेड शेयर्स जहां पे एसटीडी पे किया रहेगा तो अप टू 1 लाख तक रहेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर का कैपिटल गेन 10% के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर एसटीडी पे किया रहेगा वो 15% के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 55 के अंदर, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू अगर 1 अप्रैल 2001 का दिया है लैंड और बिल्डिंग के केसेस में, तो वहां पे एसडीवी भी अगर दिया रहेगा तो याद रखना यहाँ पे दोनों में से विचएवर इज लोअर जो रहेगा वो लोअर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। पहले कैसे हुआ करता था, ओरिजिनल कॉस्ट एफएमवी दोनों में से विचएवर इज हायर लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा काम बढ़ गया। अभी फाइनेंस एक्ट 20 के हिसाब से बेसिकली क्या करना है, पहले एफएमवी और एसडीवी दोनों में से विचएवर इज लोअर लेना है, फिर जो लोअर वाला अमाउंट रहेगा वो एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके वहां पे दोनों में से विचएवर इज हायर वाला लेना है। ये जैसे ही होता आपका कैपिटल गेन, उसके बाद में तुम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिबट पीजीबीपी उठाओगे। पीजीबीपी के अंदर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर बात करूं बेटा, सेक्शन 32 दैट इज डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 35 जो है साइंटिफिक रिसर्च वाला वो सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। 35 एडी जो स्पेसिफाई बिजनेस है, वो 14 बिजनेस आते हैं, वो सेक्शन जो बेसिकली वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर कुछ जगह पे एक्सपेंसेस जो है उसका डिडक्शन पेमेंट बेसिस के ऊपर अलाउ होता है, दैट इज बट सेक्शन 43B टर्म एलआईसी वाला जो सेक्शन था, जहां पे आप पेमेंट किया रहेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो ही एक्सपेंसेस का डिडक्शन के फॉर्म पे अलाउ किया जाएगा, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर प्रिजिम्टिव बेसिस की अगर बात करो तो सेक्शन 44AD प्रिजिम्टिव वाला और सेक्शन 44AE के ऊपर ट्रक वाला जो बेसिकली वहां पे क्वेश्चंस आने के थोड़े बहुत चांसेस ज्यादा है। 44AD जो है वो 44AD भी बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 44AD करने के बाद आपका जो 44AB है टैक्स ऑडिट वाला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी फाइनेंस एक्ट 20 के हिसाब से अमेंडमेंट था। जो लिमिट है वो लिमिट 1 करोड़ है, लेकिन अगर आपका कैश एक्सपेंसेस अप टू 5% है एज वेल एज कैश पेमेंट अगर आपका कैश रिसिप्ट अगर अप टू 5% है ऑफ टोटल रिसिप्ट या टोटल पेमेंट, तो वैसे वाले केसेस में 1 करोड़ के जगह पे आपका टैक्स ऑडिट का लिमिट जो है वो 5 करोड़ रुपीस बन जाएगा। और इसका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट भी चेंज हुआ है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर पूछा जाएगा। तो ये 44AB जो है बेसिकली वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। सो 32, 35, 35AD, 43B, इसके अलावा सेक्शन 36 जो एक्सपेंसेस है लाइक बैड डेब्ट्स वाला है, उसके अलावा नॉर्मली लोन वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला है, वो तुम लोग को यहाँ से पढ़ना है। और लास्ट में पीजीबीपी का जो मास्टर क्वेश्चन हम लोग ने किया था वो मास्टर क्वेश्चन तुम लोग को ये कर रहा है, ऐसा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करो तो इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मेथड के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इनडायरेक्ट मेथड आपको अच्छे से करके जाना है, पहले थियरी पूरा पीजीबीपी का अच्छे से आपको रिवाइज करना है, उसके बाद में तुम लोग जो मास्टर क्वेश्चन हम लोग ने किया था वो मास्टर क्वेश्चन तुम लोग को करना है। जैसे ही बेटा आपका पीजीबीपी खत्म होता है इमीडिएटली तुम लोग एएमटी उठाओगे, दैट इज बट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स चिल्लू सा था बेसिकली। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के केसेस में आपका अगर पहले तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए हार्डली अपने को 3 एडजस्टमेंट करना था। एनटीआई जो है बेसिकली उसको बेस पकड़ के उसमें क्या क्या ऐड करना है तुम लोग को, सेक्शन 35AD का डिडक्शन कुछ क्लेम किया रहेगा तो वो ऐड करना है। इसके अलावा सेक्शन 10AA का अगर डिडक्शन लिया है वो SEZ वाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केसेस में फर्स्ट 5 ईयर्स में अपना 100% ऑफ प्रॉफिट जो वो एग्जेम्प्ट होता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 50% ऑफ एक्सपर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 50% या अमाउंट ट्रांसफर टू सेजरारा विच इज लोअर वाला, तो वो अगर 10AA के हिसाब से कुछ क्लेम किया रहेगा तो वो एड बैक करना है। फिर इसके अलावा सेक्शन 80H से लेके बेसिकली 80 RRB, मतलब यहाँ पे तुम लोग याद रखना 80 QQB, 80 RRB या 80 JJAA वाला अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया रहेगा तो उसको क्या किया जाएगा, एड बैक किया जाएगा। अगर 35AD ऐड कर रहे हो तो उसका
रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है बेसिकली वो आप माइनस करोगे। ये करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम जो है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई कैटेगरी में अप टू 20 लाख है तो वैसे वाले केसेस में एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर 20 लाख से ज्यादा रहेगा तो वैसे वाले केसेस में आपको एएमटी फॉलो करना पड़ेगा और आपका एएमटी का रेट जो रहेगा बेटा वो एट द रेट ऑफ 18.5% रहेगा। तो ये जो 20 लाख है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस ये जो 18.5% है बेसिकली वो भी आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर फाइनल जो टैक्स है बेसिकली फाइनल टैक्स में हम लोग नॉर्मल टैक्स या एएमटी दोनों में से विचएवर इज हायर जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा एएमटी क्रेडिट, मतलब व्हेनेवर योर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इज लोअर एज कंपेयर टू एएमटी, एएमटी ज्यादा भर रहे हो तो वह उस साल में आपको एएमटी क्रेडिट मिलेगा। ये एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करते रहना, बेसिकली मैक्सिमम कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 15 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये 15 असेसमेंट ईयर भी जो है वो आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर जैसे ही तुम लोग के ये 5 हेड्स कंप्लीट हो गए उसके बाद में नेक्स्ट तुम लोग उठाओगे बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको सम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थियरी पढ़ोगे। उसमें इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट जो मैंने कोड वर्ड से पढ़ा था तुम लोग को, लॉस एंड कॉस्ट भी इंट्रा हेड के अंदर लॉस था दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ओएमआर था बेसिकली, देन उसके बाद में स्पेकुलेशन लॉस था और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस था, और एक यहाँ पे इंटर हेड एडजस्टमेंट में कॉस्ट भी था। तो वो आपको खाली सेट ऑफ वाला जो प्रोविजन है वो बेसिकली आपको करके जाना है। और वहां पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो जब भी तुम लोग अदर हेड के साथ सेट ऑफ करते हो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक सेट ऑफ कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक तुम लोग सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में भी अगर कोई लॉस रहेगा तो वो क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन हो जाता है उसके बाद में तुम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम उठाओगे। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर भी सीधा में इंपॉर्टेंट की अगर बात करो तो सेक्शन 64 का सीरीज जो है वो सेक्शन 64 का सीरीज बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 64 के अंदर स्पाउस को या तो फिर नॉर्मली माइनर चाइल्ड को अगर असेट्स ट्रांसफर किया रहेगा फॉर इनएडिक्वेट कंस्ट्रक्शन केसेस में तो वहां पे क्लबिंग कैसे एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन 64 का प्रोविजन जो है वो तुम लोग को याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम में। क्लबिंग ऑफ इनकम का एक क्वेश्चन जरूर आएगा 6 मार्क्स के नॉर्मली आसपास, तुम लोग को क्लबिंग का इनकम का गिफ्ट के साथ लिंकअप करके बेसिकली क्लबिंग का क्वेश्चन तुम लोग को आ सकता है। क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया। उसके बाद में अगर मैं आईसीडीएस की बात करूं तो आईसीडीएस आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीडीएस 1 एंड आईसीडीएस 2 जो है वो तुम लोग को पढ़ना है, और आईसीडीएस का एप्लीकेबिलिटी है वो तुम लोग को पढ़ना है। मैंने लेक्चर में भी बोला था बेसिकली आईसीडीएस 1 एंड 2 जो है दैट इज वेरी बट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला खाली वो 2 आईसीडीएस आपको पढ़ने, और उसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो तुम लोग पढ़ोगे। बाकी के आईसीडीएस के खाली बेसिकली हेडिंग्स तुम लोग पढ़ोगे सो दैट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर आया तो एटलीस्ट तुम लोग को वो हेडिंग जो है ये आईसीडीएस ये पर्टिकुलर हेडिंग का वो तुम लोग को याद रहना चाहिए। बाकी आईसीडीएस डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, आईसीडीएस 1 एंड आईसीडीएस 2 और उसका एप्लीकेबिलिटी है वो तुम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। आईसीडीएस यूजुअली फाइनल के ऊपर ज्यादा टारगेट करते हैं, तो इंटर लेवल पे सिर्फ 1, 2 एंड एप्लीकेबिलिटी दैट्स इट। उसके बाद में थियरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वो थियरी के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा हम लोग ने जो लास्ट में थियरी के लिए लिखा था दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139 का पूरा सीरीज 139(1) जो है बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरा प्रैक्टिकल अच्छा मेरे को थियरी अटेंड नहीं करना, आई एडवाइस बेसिकली आपको थियरी में एटलीस्ट 139(1) के अंदर जो लिमिट्स है, जैसे बिजली का बिल अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा रहेगा तो आपका रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होगा। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस अगर 2 लाख रुपये से ज्यादा होगा तो वहां पे भी आपका रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होगा। या तो फिर आपने बैंक में डिपॉजिट किया रहेगा 1 करोड़ से ज्यादा तो वहां पे भी आपका रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होगा। तो ये एमसीक्यू बेस नॉर्मली उसको टारगेट कर सकते हैं, या तो फिर फुल फ्लेज उसके ऊपर थियरी क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके जो ड्यू डेट्स है, ड्यू डेट्स अगेन इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स के केसेस में पहले सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर का जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हुआ करता था, लेकिन अभी वर्किंग पार्टनर एज वेल एज स्लीपिंग पार्टनर जो है दोनों का ड्यू डेट जो है वो नॉर्मली 31 अक्टूबर होगा। तो काउ के केसेस में याद करो एनी पार्टनर है, कंपनी हो गया, एनी पार्टनर हो गया, या तो बेसिकली तुम लोग का ऑडिट असेसी हो गया, तो वैसे वाले केसेस में उसकी जो ड्यू डेट रहेंगे वो क्या रहेंगे तुम लोग के 31 अक्टूबर रहेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे तो वहां पे 30 नवंबर होगा। अदर असेसी के केसेस में 31 जुलाई का ड्यू डेट होगा। इसके अलावा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ तुम लोग असेसमेंट भी पार्ट पढ़ोगे, जिसमें स्क्रूटिनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो तुम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 142 वाला सीरीज एक बार रीड करोगे तो भी चल जाएगा, जो स्पेशल ऑडिट वाला हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन असेसमेंट में अगर बात करो तो स्क्रूटिनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है। और पैन सबसे इंपॉर्टेंट, पैन के केसेस में कौन से केसेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल हु शुड अप्लाई फॉर पैन एंड कोटिंग ऑफ पैन, कहाँ कहाँ पे आपको कंपलसरी पैन कोड करना है, उसके क्या लिमिट्स है, बेसिकली ये तुम लोग को थियरी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। तो ये जो है
हम लोग ने लास्ट में लिखा था हार्डली 12 से 15 पेजेस रहेंगे बेसिकली, वो पेजेस आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये आपको थियरी मार्क के लिए 16 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली कवर किया जाएगा। तो इवन दो आप थियरी अटेंड करें नहीं करें, आई एडवाइस बेसिकली ये जो लास्ट के 10-12 पेजेस है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। ये पूरा कर लोगे बेटा, उसके बाद में अपना जो डीटी है बेसिकली वो कवर हो जाएगा। आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उस अगर ऑर्डर में जाओगे तो यहाँ पे तुम लोग को वो कवर अप करने के लिए बेसिकली ईजी रहेगा। और आपको कुछ भी अगर डाउट रहेगा डीटी में रिवीजन करने के टाइम पे, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी ऑन माय मोबाइल नंबर 9773546932। एनी टाइम बेटा यू कैन कॉल मी। कोई भी छोटा से छोटा भी अगर कुछ अगर आपको डाउट रहेगा बेसिकली, ऐसे मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, आप बिंदास नॉर्मली मुझे डाउट के लिए कभी भी जो वो टाइम पे नॉर्मली वो आप कॉल कर सकते हो। आई रियली होप डीटी का पेपर आपका अच्छा जाए, ऐसा मतलब भगवान से यही दुआ करता हूँ बेसिकली। और मैं यहाँ पे अपना सेशन जो वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू गाइस।